नमस्कार, राज्यसभा टीवी के विशेष कार्यक्रम ख़ास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद फ़ातेह टीपू। आज के इस ख़ास कार्यक्रम के हमारे ख़ास मेहमान हैं देश के सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह। जनरल सिंह ने मोदी सरकार पार्ट 1 में बतौर विदेश राज्य मंत्री की जिम्मेदारी भी बखूबी संभाली थी। सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका राज्यसभा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, किसी को अंदाज़ा नहीं था कि 2020 कोरोना की भेंट चढ़ जाएगा। ऐसे में आपके मंत्रालय की मैं बात करूंगा कि इस संकट के काल में किस तरह से आपने सड़क परिवहन और नेशनल हाईवे जो मिनिस्ट्री आप जिसकी जिम्मेदारी देख रहे हैं, किस तरह से आपने इसको संभाला? देखिए, ऐसा है कि अगर आप इस मंत्रालय को देखें तो आपको याद होगा कि जितना कार्य इस मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में किया वो अपने आप के अंदर एक बहुत अभूतपूर्व कार्य रहा। पिछला जो 1 साल गुजरा उसके अंदर भी बहुत सी चीज़ें ऐसी की गई जो अप्रत्याशित थी, और उदाहरण के तौर पे मैं 2-3 चीज़ें जिक्र करना चाहूँगा। इस 19-20 के अंदर हमने तकरीबन 9,000 किलोमीटर के काम अवार्ड किए और 11,000 किलोमीटर के ऊपर काम चला, पूरा हुआ। हमारी 5 साल के अंत में रफ्तार थी तकरीबन 30, 31, 32 किलोमीटर पर डे। उस चीज़ को हमने बरकरार रखा। थोड़ी बहुत कम हुई क्योंकि ये साल नीतिगत फैसलों के मूल्यांकन का भी था। और एक बहुत बड़ी चीज़ इसमें हुई, मोटर व्हीकल एक्ट जो कि 30 साल से संशोधित नहीं हुआ था, इस साल संशोधित होकर पास हुआ। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोगों को लगेगा मोटर व्हीकल एक्ट पास हो गया तो क्या बड़ी बात होगी। 5 लाख हमारे एक्सीडेंट होते हैं तकरीबन 1 साल में, और दुनिया में हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा लोग हताहत होते हैं, तकरीबन 1.5 लाख के करीब लोग मर जाते हैं, और जिसमें 40 से कम उम्र के ज़्यादा हैं। इसलिए इस चीज़ के ऊपर बड़ा ज़ोर है। और इसके अंदर एक्सीडेंट्स के अंदर मोटर व्हीकल एक्ट के कारण 20 से 30% की कमी आई अलग अलग प्रदेशों में। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि इसको मैं मानता हूँ। कोविड का संकट आया, महामारी थी, सब कुछ लॉकडाउन हुआ, काम हमारे रुक गए। श्रमिक जो हैं कई जगह पर कॉन्ट्रैक्टर्स ने अपने पास रखे हुए थे, कई जगह पर वो वापस अपनी जगह पर चले गए। लेकिन इस दौरान जो आवश्यक सामग्री चलनी थी रोड से, वो हमने चालू करा के रखी। रोड पर और कोई ट्रैफिक नहीं था। कैसे जाएंगे, कहाँ पर रुकेंगे, कैसे उनको खाना मिलेगा, ये सब चीज़ों की सुविधाएं इस मंत्रालय ने कराई। हमारे जो टोल हैं, 550 के करीब टोल है नेशनल हाईवे के, वो ज़रिया बन गए सैनिटाइजेशन के लिए भी, खाना देने के लिए भी, मदद पहुंचाने के लिए भी। और जहां भी आवश्यक सामग्री, चाहे वो दीमापुर जारी हो, चाहे अरुणाचल में जारी हो, चेन्नई से चलकर, वो वहां तक पहुंचाई गई। तो ये एक बहुत बड़ा वो रहा। और अब जब लॉकडाउन खुला, चीज़ें खुलने लगी, तो हमारे 1300 से ज़्यादा कुछ प्रोजेक्ट चल रहे थे, 1100 से ज़्यादा पर काम शुरू हो चुका है। रफ्तार धीरे धीरे बढ़ रही है क्योंकि श्रमिकों का दोबारा आना, काम पे लगना बहुत ज़रूरी है। सर, चूँकि आपके पास विभाग ऐसा है जो एक तरीके से अर्थव्यवस्था का आधार हम कह सकते हैं, तो पिछले 1 साल की अगर मैं बात करूं, मोदी सरकार पार्ट 2 का जो 1 साल गुजरा है, उसमें ऐसी कौन सी उपलब्धि है जिसका जिक्र आप करना चाहेंगे? देखिए, 2 चीज़ें तो मैंने आपको बताई कि हमारी रफ्तार सड़क बनाने की उतनी रही। 11,000 किलोमीटर के ऊपर जो काम उसमें चला। मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में मैंने आपको बताया। इलेक्ट्रॉनिक टोल, फास्टैग का आना, फास्टैग का इस्तेमाल, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी बिक्री। शुरू में दिक्कत आई, लोग बाग, हमारे यहाँ मनोवृत्ति दूसरी होती है, उनको कैसे इस्तेमाल करने के लिए आकर्षित किया जाए।
और उसके बाद अब जब इस्तेमाल होने लगा है, तो अगर आप कभी गए हैं तो आपने देखा होगा, गाड़ी आती है, खुलता है जैसे कि विदेशों में होता है, और आप चले जाते हैं, कोई आपको रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लाइनें नहीं लगती। इसी तरीके से हरित राष्ट्रीय राजमार्ग, इनके ऊपर काम शुरू हुआ कि कैसे यहाँ पर इनको हरित वातावरण के प्रतिकूल करने के लिए कैसे क्या किया जाए, इसके ऊपर काम शुरू हुआ। रोड सेफ्टी के लिहाज से हमारे यहाँ ब्लैक स्पॉट्स का आइडेंटिफिकेशन हुआ, उनको कैसे हम ठीक करेंगे, उनके ऊपर कुछ के ऊपर काम चल रहा है, कुछ के ऊपर री इंजीनियरिंग करनी है, किसी के ऊपर कुछ और काम करना है। उसके लिए जो आर्थिक संसाधन होने चाहिए वो कैसे आएंगे, वो सबको करके ये काम भी शुरू हुआ है। तो ये बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जिससे कि इस मंत्रालय की एक जो पहचान है, खासकर हमारे मंत्री जी की पहचान है एक बहुत ही प्रगतिशील मंत्री जी के रूप में, तो वो बरकरार रही है। सर 3 अरब की लागत से 5 साल में करीब 1.25 लाख किलोमीटर जो सड़कें हैं उसको अपग्रेड करने का प्लान था आपका, तो अभी क्या स्थिति है उसकी? अपग्रेड हो रही हैं और उसके अलावा नए प्रोजेक्ट भी हो रहे हैं। आपको पता है कि पूरे सीमाओं को जोड़ता हुआ भारतमाला का प्रोजेक्ट है, अलग रास्तों को जोड़ता हुआ भारतमाला का प्रोजेक्ट है। कुछ हमने आर्थिक कॉरिडोर बनाए हैं ताकि जहाँ पे उत्पाद होता है वो बंदरगाह तक पहुँच सके जहाँ से कि निर्यात होना है। और कुछ राजमार्गों का मैं जो नए जो चल रहे हैं, जिनके ऊपर काम चल रहा है, दिल्ली वडोदरा मुंबई, इसका फासला भी कम किया गया, बहुत बढ़िया राजमार्ग एक्सप्रेसवे बनेगा और आप 12 घंटे में गाड़ी चलाकर दिल्ली से बम्बई पहुंच सकते हैं। राजधानी भी 15 घंटे लेती है, यहाँ आप 12 घंटे में पहुंच सकते हैं। तो इसका फ़ायदा देखिए, इसमें ट्रक भी चलेंगे और हम कोशिश कर रहे हैं कि भारी से भारी ट्रक इसके ऊपर चल सके, यानी कि जितना सामान लेकर ट्रक चलेगा उतनी उस सामान के ऊपर जो किराए की लागत आती है वो कम हो जाएगी, चीज़ें सस्ती होंगी। तो एक बहुत बड़े उसके अंदर कार्य चल रहे हैं। अभी नया एक और एक्सप्रेसवे जो कि अभी सैंक्शन हुआ है, जिसकी स्वीकृति मिली है, वो है दिल्ली से अमृतसर, और ये 4 बड़े मान्यता वाले गुरुद्वारों को जोड़ता हुआ निकलेगा। सुल्तानपुर लोधी गुरु नानक जी को से ताल्लुक़ रखता है, उसके बाद 3 और उसके बाद फिर अमृतसर जाएगा। तो एक बहुत जुड़ाव के लिहाज से भी, और आप 4 घंटे में दिल्ली से अमृतसर पहुंच सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत चीज़ें जो है अब शुरू की गई हैं और मुझे आशा है कि अगले 4 साल के अंदर हम इनको पूरा करेंगे ताकि देश को फ़ायदा हो। सर गाड़ियों का जो फर्जी रजिस्ट्रेशन है ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर के सामने आया है, तो इस तरह की चुनौती से आप कैसे निपट रहे हैं? देखिए, इसको तो हमने सुधार दिया है। आज की तारीख में जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन का जो एक सिस्टम रखा गया है और सारा का सारा उसके बाद जो हमारे जो साइट है 2 वाहन की, उसके ऊपर चला जाता है। तो आप आज की तारीख में गाड़ी का नंबर देख के आपको पता चल जाता है कि किस आदमी की गाड़ी है, उसका मोबाइल नंबर तक। और जो आपके पास खासकर जब कैमरा फ़ोटो खींचकर चालान भेजता है तो वो उसी डेटाबेस का इस्तेमाल करता है। और चाहे आप गाड़ी चला रहे हो चाहे नहीं चला रहे हो, मुझे भी 2-3 चालान मिल चुके हैं। ड्राइवर ने गाड़ी तेज़ चला ली, कैमरे ने फ़ोटो खींच ली, मुझे तो पता भी नहीं है, मुझे तब पता चलता है जब चालान आता है, क्योंकि उसमें मेरा मोबाइल नंबर है। तो ये चीज़ें जो हैं, डिजिटाइजेशन जो है बहुत आगे बढ़ा दिया गया है। सर हाल में जो हमारे 20 जवानों की शहादत हुई है LAC गलवान घाटी में, काफ़ी देश के अवाम में गम भी है, गुस्सा भी है इसको लेकर के। चूँकि आप देश के सेना प्रमुख रहे हैं, बहुत करीब से इन क्षेत्रों को आपने देखा है, पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, दुखद घटना है, लेकिन ये शहादत जो है वो देश की सीमाओं की रक्षा के लिए हुई है। हमारे
जहाँ पर चीज़ें थीं वहाँ पर चीन ने उसको क्लेम किया, हमने उनको नहीं दिया। हम जहाँ पे थे वहाँ के वहाँ डटे हुए हैं। उसके अंदर उन्होंने धक्का मुक्की शुरू की, मारपीट शुरू हुई, उसका पूरा उनको माकूल जवाब दिया गया। ऐसा नहीं है कि अब वो देश ऐसा वो बताएगा नहीं, हमारे यहाँ तो सब कुछ खुला है। हम बताते हैं कि भाई इस तरह से 20 आदमी हमारे जिनकी शहादत हो गई, उसके अलावा इतने आदमी जो है इंजरी हुई, और ये 16,500 फुट की हाइट पर ठंडे उसके अंदर सब कुछ हुआ। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पानी में गिर गए, हाइपोथर्मिया से उनकी बाद में मृत्यु हो गई, या वो इतने डिसोरिएंट हो गए कि उसके बाद वो पत्थरों में गिर आ गए। तो ये एक ज़मीन पे जो चीज़ें हैं उसका जब तक सही आंकलन नहीं होता, और उसके बीच बीच में कुछ लोग तो एक अलग ही कोशिश कर रहे थे, नहीं जी अभी तो भारत को जो है युद्ध कर देना चाहिए। उनको पता ही नहीं है। और मुझे तो कई बार हंसी भी आती कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि उन्होंने कभी यूनिफॉर्म भी पहनी है, लेकिन यूनिफॉर्म पहन के कभी पहाड़ पे नहीं चढ़े होंगे वो। लेकिन सर, जो लगातार भारतीय सेना डीएस्केलेशन का प्रोसेस में मतलब काफ़ी वो आगे आती रही, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि जैसे जो 2 किलोमीटर का जैसे जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो जिसमें वो चल करके गए हो बातचीत के लिए, तो ऐसे में चीन की तरफ से इस तरह की कायराना हरकत करना, मतलब क्या आपको लगता है कि ये किस तरह से ऐसा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर पहली बार नहीं है जबकि पेट्रोल्स की भिड़ंत हुई है, अब की बार। और एक चीन का एक रवैया है जहाँ पे उनको लगता है कि उनको कुछ किसी चीज़ से उनको टैक्टिकल एडवांटेज मिले, वो कहने लगते हैं नहीं जी ये लाइन यहाँ से नहीं है, यहाँ से है। उन्होंने वही चीज़ शुरू की थी और उसमें उनको रोक दिया गया। हमने कहा कि जहाँ लाइन है वो यहाँ पर है, इसके आप आगे नहीं जाएंगे, और उसी लाइन पे हमारे सैनिक बरकरार रहे। तो ये अब चीन ने बाकी सबके साथ अपने बाउंड्री सेटल कर लिए, भारत के साथ नहीं किए, क्योंकि वो जानता है कि भारत के साथ सेटल करने का मतलब है कि भारत जो है कहीं उससे शायद आगे ना निकल जाए, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं छेड़छाड़ करता रहता है। थोड़ा हमको उसमें समझबूझ से काम लेना पड़ेगा, और जिस तरीके से हम बात करते हैं, हर चीज़ का निर्णय करते हैं, उसको ठीक निर्णय को ज़मीन पे कैसे लागू किया जाए उसकी एक मैकेनिज़्म बनानी पड़ेगी। सर, लगातार बात उठ रही है कि जो चीनी सामान है उसका बहिष्कार किया जाए, आर्थिक बहिष्कार किया जाए, और जो ख़ासकर जो देश में टॉप 10 मोबाइल एप्लीकेशन है जिसमें से 6 तो चाइना के हैं, लोग कर भी रहे हैं, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। आपको लगता है कि एक तरीका बेहतर हो सकता है चीन को जवाब देने के क्रम में? देखिए, आर्थिक तरीके ज़्यादा कामयाब होते हैं क्योंकि उससे चोट बहुत गहरी पहुंचती। और आप भी विदेश गए होंगे, आपने देखा होगा जो सबसे सस्ता सामान है बड़े बड़े स्टोरों में वो चीन का है, जो क्वालिटी का और अच्छा सामान है वो भारत का है। तो जब आपका देश अच्छा सामान बनाता है, क्वालिटी का सामान बनाता है, तो उसको लीजिए ना, सस्ते पे क्यों जाते हैं आप? तो इससे स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, इनको भी बढ़ावा मिलेगा? इनको बिल्कुल बढ़ावा मिलेगा। और हमारे पास लोगों के अंदर, मुझे बताइए, हम ये ऐप्स ले रहे हैं, सबसे पहला और सबसे बढ़िया मेल का जो सिस्टम है वो समीर भाटिया ने बनाया, हॉटमेल। ठीक, टैलेंट बहुत है, उस टैलेंट को हम इस्तेमाल करें तो हम बहुत आगे निकल सकते हैं। सर, इस संकट के काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। एक तरफ चूँकि प्रधानमंत्री ने लगातार कहा कि हमें इस संकट को अवसर के रूप में देखना चाहिए, चूँकि आप जिस मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, तो इस मंत्रालय के नज़रिए से आप कोरोना को किस तरह से अवसर के रूप में देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही थी। हर चीज़ के अंदर कहीं ना कहीं कुछ संभावनाएं और अवसर छिपे होते हैं। हम नकारात्मक दृष्टि से देखेंगे तो हमें सब बुरा ही बुरा दिखाई देगा। अब आप कोरोना को अगर आप लेके चलें,
हेल्थ सेक्टर के अंदर कितनी आप प्रगति कर सकते हैं। अब आज अगर आप मास्क और बाकी चीज़ें जो हैं, पीपीई किट जो हैं, अगर आप उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप और चीज़ें नहीं कर सकते। आपकी और कंपनियां जो है वेंटिलेटर बनाने लगी हैं, कुछ लोग अलग अलग साजो सामान बनाने लगे ताकि इस महामारी का ही नहीं, आगे आने वाले किसी और संक्रमण का भी मुकाबला किया जा सके। आप ये मौका उठा सकते हैं जिसमें आपके हॉस्पिटल और बाकी स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हों, जो कि बाद में भी आपके काम आएंगी। तो बहुत अवसर हैं, बहुत चीज़ों के, जिसको आगे बढ़ाया जा सकता है। सर, देश के इतिहास में पहली बार CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद को गठित किया गया। चूँकि आप आर्मी के सर्वोच्च पद पे आप रहे, तो इसमें सवाल ये है कि मतलब किस तरह से इस पद को आप देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि जो तीनों सेनाओं में कोऑर्डिनेशन होता है, जो समन्वय होता है, उसमें और गति आएगी और बल मिलेगा इससे? देखिए, CDS की ज़रूरत आज से नहीं, 40-50 साल से इसके ऊपर कुछ ना कुछ चल रहा है। ये सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है जिसने इस चीज़ को लागू किया है। जब भी कोई चीज़ शुरू में आती है, अगर हम ये सोच के चलें कि वो एकदम से सबसे बढ़िया चलेगी, उसमें समय लगेगा। ये ऐसा अपॉइंटमेंट है जिसमें धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, कुछ और चीज़ें उसमें जुड़ेंगी, कुछ और नई चीज़ें आएंगी। और जिस लक्ष्य से ये बनाया गया है कि सेनाओं के अंदर समन्वय हो, जॉइंट वॉरफेयर जो आज जिसके बिना हम चल नहीं सकते, उसको और बल मिले, इन सब चीज़ों को बढ़ाने में ये अपॉइंटमेंट जो बनाया गया है वो बहुत अच्छा किरदार निभाएगा। सरकार का नारा रहा है एक भारत और श्रेष्ठ भारत का। ऐसे में पूर्वोत्तर बाकी भारत के साथ में वहाँ की कनेक्टिविटी कैसे हो, इसके लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए, बहुत सारी सड़कें हैं। एक निर्णय लिया गया था कि हर जो भी स्टेट की कैपिटल है वहाँ तक एक अच्छा राजमार्ग होना चाहिए। उसके ऊपर सबके ऊपर काम चल रहा है। दूसरी चीज़, कैसे उनकी कनेक्टिविटी बाकी भारत के साथ बढ़िया बने, चाहे वो रोड के रास्ते से हो, चाहे रेल के रास्ते से हो, चाहे वायु सेवाओं के रास्ते से हो, उसके ऊपर भी बल दिया जा रहा है। और मेरा मानना है कि जितना ज़ोर पिछले 6 सालों में इस चीज़ के ऊपर दिया गया है कि हम अपने पूर्वोत्तर के साथ संपर्क बढ़ाएं, उनकी संस्कृति के बारे में जानें, उनको यहाँ पर लाकर उनको यहाँ की संस्कृति दिखाएं ताकि अच्छा तालमेल पैदा हो। बहुत संसाधन है वहाँ पर। ऑर्गेनिक फूड के लिए आपके देश का सबसे बड़ा हिस्सा वहाँ पर है। तो एक जिस दूरदृष्टि से इस पर काम हुआ है, और ख़ासकर इसमें जिस तरीके से ज़ोर प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, वो उससे बहुत चीज़ें हल हुई हैं। ये आज की तारीख में ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग यहाँ पे आना पसंद नहीं करते। आपको अगर आप देखते, श्रमिकों में से जितने लोग वापस जा रहे हैं, जो खासकर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, हेल्थ सेक्टर इंडस्ट्री में है, जो हमारे दक्षिण के प्रदेशों में थे, बहुत सारे लोग पूर्वोत्तर के थे। और धीरे धीरे पूर्वोत्तर के लोगों की काम के लिए भी मांग बढ़ रही है। यहाँ के लोग भी वहाँ पे जाकर देखते हैं कि कितना अच्छा इलाका। जी सर, 2021 में हरिद्वार में कुंभ प्रस्तावित है। ऐसे में मैं ऑल वेदर रोड की बात करूंगा। ऑल वेदर रोड की अभी स्थिति क्या है, और किस तरह से जब कुंभ शुरू होगा 2021 में, तो श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई दिक्कत पेश ना आए, ऐसे में आपके पास क्या किस तरह का? देखिए, 4 धाम प्रोजेक्ट जो है वो इसके लिए था कि हम 4 धाम की जो रोड है वो और अच्छी बना दें, और हरिद्वार की जो कनेक्टिविटी है दिल्ली से और बाकी जगहों से, उसको और अच्छा करें। इन पे काम शुरू है। हमारी सिर्फ 4 धाम प्रोजेक्ट के अंदर गंगोत्री बेसिन के ऊपर थोड़ी सी समस्या थी, और वो समस्या थी पर्यावरण को लेके। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे, एक हाई लेवल कमेटी बनी थी, उनकी रिपोर्ट आनी है। उनको 3 महीने का समय दिया था, 3 महीने बढ़कर 6 महीने हो गया है। लेकिन एक बार जब वो रिपोर्ट आ जाती है तो वहाँ पर भी हमारा काम शुरू हो जाएगा। और हम भी चाहते हैं कि जो सड़कें बने वो पर्यावरण को देखकर
ध्यान में रख के बनाई जाए ताकि आगे आपका पर्यावरण का नुकसान ना हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि उस इलाके में अद्भुत हैं, उनको पर्यावरण की दृष्टि से नुकसान ना पहुँचे। और मुझे पूरी आशा है कि इस लक्ष्य को हम कुंभ से पहले पहले पूरा कर लें। सर, अपने परिवार के आप तीसरी पीढ़ी के ऐसे व्यक्ति हैं कि जो सेना में आप आए और बहुत मेहनत करके आगे बढ़े और देश के सर्वोच्च जो सेना का पद है उस पर आप पहुँचे। 1971 में बहुत सफलतापूर्वक आपने बांग्लादेश युद्ध में भी भाग लिया और अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया, जिसमें आपको काउंटर इमरजेंसी ऑपरेशन और हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन में महारत हासिल थी। तो उन दिनों को आप कैसे याद करते हैं और किस तरह का वो दौर था जब आपने, थोड़ा उसके बारे में आप बताइएगा। देखिए, हर चाहे युद्ध हो चाहे कैंपेन हो, अपने अंदर एक अलग चीज़ें लेकर आता है। अपने सर्विस के शुरू के वर्षों में ही एक मौका मिला एक इतनी बड़ी चीज़ देखने का, उसमें पार्ट लेने का। बहुत से लोगों ने इसका सही मूल्यांकन नहीं किया है। दुनिया के सैन्य इतिहास में 13 दिन में इतनी बड़ी विजय कहीं और नहीं लिखित है। अपने आप के अंदर एक बहुत अभूतपूर्व विजय है। और आज तक 93,000 कैदी, सैन्य कैदी कहीं और नहीं हुए, किसी लड़ाई में नहीं हुए 13 दिन के अंदर। तो एक बहुत बड़ी चीज़ थी। बहुत चीज़ें इससे सीखी उस समय और बाद में वो काम आई। सर, एक सवाल उठता है कि आप, चूँकि जनता ने आपको चुन करके देश की संसद में भेजा और भारी मतों से आप पहली बार भी जीते, इस बार भी अच्छे खासे मतों से आपने जीत हासिल की। देश की संसद में आप हैं, केंद्र सरकार में आप मंत्री हैं, लगातार दूसरी बार मंत्री हैं। भारत चूँकि एक बड़ा लोकतंत्र देश है और लोगों से मिलना, पब्लिक मीटिंग करना यहाँ की मिजाज में है और लोकतांत्रिक स्वभाव भी है। लेकिन कोरोना संकट के बाद में जिस तरह से वर्चुअल रैलीज हो रही हैं और वर्चुअल वर्ल्ड की तरफ दुनिया बढ़ रही है, ऐसे में आपको लगता है कि जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम होते थे, डोर टू डोर कॉन्टैक्ट प्रोग्राम होते थे, वो कैसे राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक जो नेता हैं उसको कैसे मतलब टैकल करेंगे, और किस तरह का नज़रिया आपका है वर्चुअल रैली को लेकर के? देखिए, जब महामारी के अंदर आप संपर्क के अंदर दूरी बनाना चाहते हैं ताकि संक्रमण ना फैले, तो आपको वर्चुअल सिस्टम के अंदर जाना पड़ेगा। और आखिर जो आपसे बात करते हैं उनकी क्या उम्मीद है? आपको देख सकें, आपसे बातचीत कर सकें। तो ये बातचीत करने का, संपर्क का साधन है। और जैसे जैसे हम आगे चलते जाते हैं, जिस तरीके से डिजिटाइजेशन चढ़ रहा है, और इसके अंदर मैं प्रशंसा करूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदर्शिता की। जब उन्होंने नमो ऐप लेकर आए थे तो उसके अंदर प्रावधान है, आप सबसे बात कर सकते हैं ऐप के थ्रू। तो अब वो काम आ रहा है सबके साथ बात करने के लिए। तो जो कार्यकर्ता है उसको ये नहीं लगता कि वो आपके संपर्क में नहीं है। आपने एक आत्मकथा लिखी थी अपनी, करेज एंड कन्वोकेशन। उसमें आपने अपने बचपन से लेकर के और आर्मी चीफ बनने तक के सफ़र को बखूबी उसका जिक्र किया है, और किन ख़ास बातों का आपने उल्लेख किया, थोड़ा संक्षेप में अगर इसकी आप जानकारी दे दो। तो मैं ये कहूँगा कि इतनी जल्दी अपनी आत्मकथा नहीं लिखनी चाहिए। वो 2013 के अंदर लिखी और 2012 में शुरू की थी, 2013 के अंदर रिलीज़ हुई। तो इसमें जो मैंने अपने नज़रिए से देखा अपने 42 साल में, और उसके बाद तब तक 2012 में जब तक लिखनी शुरू की, तब तक मैंने क्या देखा, वो उसके अंदर उसका विवरण है। उसमें बचपन का हिस्सा कम है, लेकिन उसके बाद फ़ौज की ज़िंदगी शुरू की, 71 की लड़ाई आई, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो हम देखते गए।
चाहे वो 84 हो, चाहे उसके बाद इंदिरा जी का निधन हो, चाहे श्रीलंका के ऑपरेशन हो, चाहे ऑप पराक्रम हो, चाहे उससे पहले ऑप ट्राइडेंट हो, ऐसे करते करते बहुत सारी चीज़ें। तो वो सब चीज़ें मैं उनको किस रूप में देख रहा था वो मैंने उसके अंदर डाला है। और लक्ष्य ये था कि आप इसको देखिए, मेरा नज़रिया ये था इसको देखने का, और मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। मुझे आशा है कि जिन लोगों ने ये पढ़ी और उस समय बहुत काफ़ी अच्छा रहा है। हाँ, इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा इस किताब का। पर जैसे मैंने कहा कि ज़्यादा जल्दी लिखने में भी नुकसान होता है। मेरे ख्याल अब लोग कहते हैं इसका सेकंड संस्करण कब आ रहा। सर, आखिरी सवाल ये है कि आप हरियाणा के भिवानी के रहने वाले हैं, और जब आपने चुनाव लड़ा तो गाज़ियाबाद से आपने ताल ठोकी, तो वहाँ से चुनाव लड़ने की क्या वजह रही है? पार्टी ने कहा आप वहाँ चलिए, वहाँ से लड़िए चुनाव, पार्टी फैसला करती है। तो संसदीय क्षेत्र के लोगों से मिलने का सर कितना वक्त निकाल लेते हैं आप? संसदीय क्षेत्र के लोगों से मिलने का बहुत वक्त निकल आता है। देखिए, दूसरी चीज़ क्या है कि एक जिसको कहते हैं अप्रोचेबिलिटी होनी चाहिए। मेरा फ़ोन नंबर है उनके पास, जिसको ज़रूरत पड़ती है, कोई दिक्कत आती है, वो फ़ोन करते हैं, उनका काम हो जाता है। जो भी चीज़, और जब भी जाते हैं संसदीय क्षेत्र में लोगों से मिलते हैं, उनकी एक चीज़ जो कि मैं मान कर चलता हूँ, जनप्रतिनिधि झूठे वायदों के लिए नहीं है। जनप्रतिनिधि का काम है लोगों की समस्याएं समझना और इलाके का विकास कराना। हमारे सिस्टम में एक चीज़ लोग बाग नहीं समझते हैं, अलग अलग स्तर बने हुए हैं। एक हमारी लोकल बॉडीज़ हैं, चाहे वो जिला पंचायत हो, चाहे हमारे म्यूनिसिपैलिटी हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे नगर पंचायत हो, हमारे निगम हो, इनका एक अलग दायरा है। उसके बाद हमारे विधायकगण हैं, उनका एक अलग दायरा है। उसके बाद सांसद आता है। लेकिन जो सामान्य मानवी है वो इस फ़र्क को नहीं समझता। वो सोचता है कि जो काम पार्षद को कराना चाहिए, अगर वो नहीं कराना तो सांसद कराए। आशा है कि कुछ दिनों में ये बदलाव भी आएगा कि लोग बाग समझेंगे किसका दायरा क्या है, और उस समझ को लेकर जब काम आगे बढ़ेगा तो काम और अच्छा होगा। सर, आपने राज्यसभा टीवी से बात करने के लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जनरल वीके सिंह साहब ने अपने मंत्रालय से जुड़े तमाम मुद्दों को, चाइना के मुद्दों को, उसके अलावा अपनी ज़ाती ज़िंदगी से जुड़े तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी, साफगोई से उन्होंने बात की। फ़िलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।